आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईडिमा के बारे में, जिसे हम नॉर्मल भाषा में सूजन भी कह सकते हैं। और जानेंगे इसके कॉमन कोसेस के बारे में, और इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में, उनकी डोज़ के बारे में, और उनमें प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या नहीं, और ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं नहीं, डोज़ क्या रखनी चाहिए, सब इस वीडियो में हम देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहले हम समझते हैं ईडिमा। ईडिमा होता क्या है, जिसे हम शॉफ या सूजन भी बोलते हैं। स्पेलिंग अलग अलग होती है, क्योंकि कहीं कुछ इस स्पेलिंग को लिखते हैं, कहीं कुछ ईडिमा इस ऐसे लिखते हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। इसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन बॉडी टिश्यूज़, यानी जो बॉडी के टिश्यू है उनके अंदर क्या हो जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, और वहीं से वो एरिया का हो जाएगा, फूला फूला हो जाएगा, जैसे हम स्वेलिंग या सूजन बोलते हैं। तो ईडिमा क्या है, जनरली एक सूजन ही होती है। ठीक है। शरीर के ऊतकों में असामान्य फ्लूइड जमा होना, यानी जो टिश्यू है उनके अंदर नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा किसी वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से, तो उसे ही क्या बोल देंगे हम, ईडेमा। अब समझते हैं कॉजेज ऑफ एडेमा, यानी एडिमा के कारण। वेरियस डिसऑर्डर कैन कॉज एडिमा, यानी कई तरह की बीमारियों से एडिमा हो सकता है, जैसे कि हार्ट फेलियर, यानी किसी का हार्ट फेल हो गया हो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है, जो किडनी बहुत ज़्यादा प्रोटीन एक्सक्रिएट करने लग जाती है यूरिन के अंदर, इसके कारण भी एडिमा हो सकता है। किडनी फेलियर, यानी किसी की किडनी ख़राब हो गई हो, लीवर सिरोसिस, लीवर ख़राब हो गया हो, इनके कारण क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। लिम्फो एडिमा, यानी जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर ब्लॉकेज आने के कारण जो हाथ और पैरों में जो जनरली क्या आती है, सूजन आती है, जिसे हम लिम्फोएडिमा बोलते हैं, वो किसकी हो सकती है, लिम्फेटिक सिस्टम के ब्लॉकेज के कारण भी क्या आ सकती है, एडिमा हो सकती है। अब देखते हैं पहली मेडिसिन, फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड जो बहुत ज़्यादातर यूज़ होती है एडिमा के अंदर, यानी सूजन को कम करने के लिए जो यूज़ की जाती है फ्यूरोसेमाइड, उसका जो ब्रांड नेम है वो लेसिक्स के नाम से आती है ये मार्केट में। डोज अगर इसकी बात करें कि कितनी देनी चाहिए, स्टार्ट विद 20 mg वंस डेली, यानी हमें जो इसकी डोज, इनिशियल डोज है वो कम रखनी चाहिए, यानी 20 mg से हमें इसकी डोज स्टार्ट करनी चाहिए। रोज़ाना 20 mg हमें दिन में देना चाहिए एक बार। इफ़ नेसेसरी इंक्रीज अप टू 80 mg वंस डेली या 2 टाइम्स, यानी अगर ज़रूरत हमें मतलब रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है कम डोज पे, तो हम उसकी धीरे धीरे डोज इंक्रीज़ कर सकते हैं 80 mg तक। या तो दिन में 80 mg एक बार दे, या 2 बार कर करके दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 160 mg डेली, यानी एक दिन में मैक्सिमम डोज इसकी 160 mg रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। वंस एडिमा डिक्रीज रिड्यूस टू 20 to 40 mg, यानी जैसे एडिमा कम होने लग जाए, यानी सूजन कम होने लग जाए, तो इसकी डोज हमें 20 से 40 mg कम कर देनी चाहिए। अब बात करें इसकी ड्यूरेशन के बारे में कि कितने दिन तक हमें ये देनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल रेस्पॉन्स, यानी जैसे जैसे सिम्टम्स सबसाइड, यानी हटने लग जाए, तो ऐसे ऐसे हम इसकी डोज कम करके इसको देना बंद कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में बात करें कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं नहीं, एडमिनिस्टर ओनली इफ़ क्लियरली नीडेड, यानी अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ रही है कि इसकी ज़रूरत हमें इस मेडिसिन को हमें लेना ही लेना पड़ेगा, तो हम उसमें बहुत प्रिकॉशन, सावधानी के साथ इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में बात करें, नहीं जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है उसमें दे सकते हैं नहीं, तो उसमें जनरली ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसमें इस मेडिसिन को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक तो एक्सक्रिएटेड इन मिल्क, यानी मिल्क में एक्सक्रिएट हो जाती है, चली जाती है, एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क के प्रोडक्शन को भी कम कर सकती है। यानी दो कंडीशन कर सकती है कि एक तो मिल्क में भी एक्सक्रिएट हो जाती है, जिससे बच्चे के अंदर भी चली जाती है, एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क के प्रोडक्शन को भी ये मेडिसिन कम कर देती है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाई है, मेडिसिन है, वो है स्पायरोनोलैक्टोन, जिसका ब्रांड नेम होता है एल्डेक्टोन, एल्डो ब्लॉक। ठीक है, ये इसके क्या है, ब्रांड नेम। अब इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसे हम 25 से 200 mg डेली दे सकते हैं, यानी दिन में 25 से 200 mg मैक्सिमम डेली दे सकते हैं। जो द डेली डोज कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन 2 to 3 डिवाइडेड डोजेज या वंस डेली, यानी जो हम डोजेज जितने mg हम मेडिसिन दे रहे हैं उसके हिसाब से हम डोज को डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी जैसे हम कि किसी को हम 50 mg दिन में एक बार दे रहे हैं, तो हम 25-25 के
2 डोज दे सकते हैं, सुबह शाम ऐसे करके दे सकते हैं। या अगर हम किसी को कम डोज दे रहे हैं, जैसे 25 mg दे रहे हैं, तो हम एक बार भी दे सकते हैं। या अगर किसी को 50 दे रहे हैं तो एक बार भी दे सकते हैं। अगर डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि कोई 100 mg है तो ऐसी हैवी डोज एक बारी में देना अवॉइड करना चाहिए, उन्हें डिवाइडेड डोज में ही देना बेस्ट ऑप्शन होता है। अब बात करें इसकी ड्यूरेशन के बारे में कि कितने दिन तक हमें देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल रेस्पॉन्स, यानी जैसे जैसे सिम्टम्स सबसाइड होने लग जाए ऐसे ऐसे हम इस दवा को बंद कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड PU यानी प्रोलॉन्ग्ड यूज़, यानी ज़्यादा लंबे समय तक इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को दे सकते हैं नहीं, तो इसका भी वही है कि अवॉइड करनी चाहिए। यूज़ ओनली इफ़ क्लियरली नीडेड, यानी अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है और इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है मेडिसिन का तो हम इसे दे सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत प्रिकॉशंस एक डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से हम इस मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें फिर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है उसमें हम इसे दे सकते हैं नहीं, तो नो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसे हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। जनरली ये देनी सेफ़ होती है, ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये थायाजाइड क्लास की क्या है, ड्रग्स है, जिसका ब्रांड नेम क्या होता है, एक्वाजाइड, हाइड्राजाइड। इन ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल रहती है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो 25 mg दिन में एक बार सुबह को दे सकते हैं, या 25 mg दिन में 2 बार, यानी 25 mg सुबह को 25 mg शाम को, ऐसी भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसकी मैक्सिमम डोज 100 mg से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए डेली, क्योंकि वरना सीवियर साइड इफ़ेक्ट या कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें इसकी ड्यूरेशन के बारे में कि इसकी ड्यूरेशन क्या रहनी चाहिए, कितने दिन तक देनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल रेस्पॉन्स, यानी जितने जैसे जैसे हमें पेशेंट के सही होने के आसार दिखते हैं ऐसे ऐसे हम एडजस्ट कर सकते हैं और मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। अब बात करें कि प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को देना है या नहीं, तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी प्रेगनेंसी में हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग में भी हमें इस मेडिसिन को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो ये हमने डोज बात करी है ये हमने एडल्ट यानी बड़ों के लिए ये डोज जो बताई गई है बड़ों के लिए, बच्चों की कोई भी डोज इसमें हमने बात ही नहीं करी और नहीं इसमें मेंशन है। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।